लेकिन अभी यहाँ पहुंचा ही था कि हैरान रह गया था। बहुत से घोड़े दरिया पार आ रहे थे और इनका अंदाज कुछ अजीब था। इनके हाथों में मछलें थीं जिन्हें वो हाथों में उठाए चले आ रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा कि कहीं इन दोनों को गिरफ्तार न कर लिया गया हो। ताहम मैंने इन लोगों की निगाहों से पोशीदा रहने की कोशिश की। जब वो मेरे नजदीक से गुजरे तो मैंने साफ देख लिया कि राणा सिंगा और उसकी महबूबा लाजो उनके कब्जे में थी। मुझे बेहद दुख हुआ। राणा सिंगा से जो गुफ्तगू हो चुकी थी उसके बाद मैं इस नौजवान से बेहद मुतासिर था और चंद लम्हात के बाद मैंने सोचा कि सितारों की पेश गोई सिर्फ रूपकली और पीतव सिंह के बारे में थी। इन नए लोगों को तो मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की। इनके मामले में दखल देना कोई हर्ज की बात नहीं थी। रहा पीतव सिंह तो अब मैं उसके लिए हैसियत भी क्या रखता था। जाहिर है सिर्फ एक दोस्त की हैसियत थी मेरी, और पीतव सिंह मुझे बहुत ज्यादा अजीज भी नहीं रखता था। मेरा इससे कोई ज़हनी राब्ता नहीं था। चुनाचे मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों की खोज की जाए। मैं बर्क रफ्तारी से उनके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़े बस्ती में दाखिल हो गए और फिर वो एक ऐसे मकान के सामने पहुंच गए जो पक्की ईंटों से तामीर कराया गया था। गो ये मकान कोई खास हैसियत नहीं रखता था, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक सरदार यहीं रहता था, क्योंकि घुड़सवारों का इस तरफ आना और रुक जाना इस बात ही की निशानदेही करता था। मकान के अहाते में वो लोग दाखिल हो गए और मैं एक नीची दीवार से दूसरी तरफ झांकने लगा। मछलों की रोशनी ने माहौल खासा उजागर कर दिया था। मकान के अंदरूनी हिस्से से मैंने उस शख्स को बरामद होते हुए देखा जो सरदार था। बहुत ही मामूली रहन सहन था उसका। सरदारों की सी कोई हैसियत ही न थी। वो आदमी आगे बढ़ाया, फिर उसने किसी आदमी से मशल ली और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ राणा सिंगा के नजदीक पहुंच गया। उसके होंठ भींचे हुए थे और आंखों में सफा की चमक रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल था राणा सिंगा? क्या तुम पूरे इलाके को धोखा देकर फरार हो सकते थे? उसने गरेजदार आवाज में कहा। राणा सिंगा ने गर्दन झुकाई थी। तुम्हारी इस जुर्रत पर पूरी तरखान कौम को शदीद गुस्सा है। तुमने जो कुछ किया है इसकी सजा तुम्हारे अहले खानदान तो भुगत ही चुके हैं, लेकिन ठीक है, अब तुम भी इस सजा में शरीक हो जाओ, इस आदमी ने कहा और राणा सिंगा उसे घूरने लगा। मेरे घर वालों के साथ क्या सलूक किया है तुमने? बेहतर है कि वो सलूक तुम अपनी आंखों से देख लो। इस वक्त हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्हें हम अंदर के मामलात नहीं बताना चाहते। दिलीप सिंह, तुम इसलिए जाओ और बस्ती ही में मेरे फैसले का इंतजार करो। इन लोगों को दुरुस्त करने के बाद मैं आऊंगा। इस वक्त तक इसे सख्त पैरे और हिरासत में रखा जाए, सरदार ने अपने किसी आदमी को मुखातिब करते हुए कहा और उसने गर्दन झुका ली। चंद साथ तक सरदार खड़ा रहा, फिर मशल दूसरे आदमी के हाथ में थमाकर वापस अंदर चला गया। मैंने एक लम्हे में अपने दूसरे इकदाम का फैसला कर लिया था। इस फैसले के तहत मैंने चारों तरफ देखा। मकान के बाएं समत मुझे एक अस्तबल नजर आया था और मैं इत्मीनान से उसकी तरफ बढ़ गया। अस्तबल से घोड़ा खोलकर मैं उसकी बरहना पुश्त पर सवार हो गया। मैं जानता था कि इन लोगों का दूसरा कदम क्या होगा। चुनाचे जब वो इन दोनों को लेकर चले तो मैं भी एक मखसूस फासले से उनका ताक़ुब करने लगा। रात की तारीकी में मछलों की रोशनी के सहारे इनका पीछा कर रहा था मैं। चांद के सफर के साथ साथ इनका सफर भी जारी रहा और जब मध्यम पड़ गया तो वो एक बस्ती में दाखिल हो गए। ये बस्ती पहली बस्ती से भी ज्यादा तबाह हाल थी। जिंदगी की जरूरतों को नहायत भोंडेपन से पूरा किया गया था। मैंने घोड़ा बस्ती से बाहर छोड़ दिया और पैदल चलता हुआ इन लोगों के करीब पहुंच गया। को अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन बस्ती के लोग जाग गए और फिर चारों तरफ से राणा सिंगा गिरफ्तार हो गया। राणा सिंगा गिरफ्तार हो गया की आवाजें आने लगी। बस्ती में कबल अज वक्त सुबह हो गई थी। गिरफ्तार शुदा लोगों को एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां एक बहुत बड़ा अलाव रोशन हो रहा था। आग की लपेटें दूर दूर तक नजर आ रही थी और आग के अक्कम में 3 आदमी बंधे हुए थे। इनमें एक बूढ़ा आदमी था और 2 नौजवान लड़के। तमाम लोग इस तरफ दौड़ रहे थे और यहाँ काफी हजूम जमा हो गया था। इन पापियों को नरक में झोंक दो, आग में डाल दो ससुरों को, सब चीख रहे थे। फिर चंद आवाजें सुनाई दी। लाजो, लाजवंती तू कहाँ है बेटी? मेरी लाजवंती तू कहाँ है? और एक औरत और मर्द रोते हुए लड़की के पास पहुंच गए। लाज न आई तुझे हथियारी? इसके साथ जाते हुए कहीं का ना छोड़ा तूने हमें, हाय तू भाग क्यों ना आई? तूने नाक कटा दी सबकी। औरत बैन करती हुई बोली, वो मुझे जबरदस्ती तो नहीं ले गया था माता जी। वरमाला पति का इंतखाब करने के लिए हाथों में दी जाती है। जब तुमने ये अधिकार दिया था तो मैं मन का कहा क्यों ना करती? तुम भी सुन लो सब लोग, मैं मन से, सच्चे मन से राणा सिंगा को अपना पति मानती हूँ। वो मेरा पति बन चुका है। अगर तुम उसे सजा दोगे तो मैं भी उसकी चिता में चलूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। लाजो की आवाज में बेपनाह गूंज थी। अरे ओ चंडाल, अरे ओ जन्म जली,
हमारी चिता क्यों बना रही है रे तू? हमारी इज्जत की अर्थी क्यों निकाल रही है तू, बेहया? औरत ने लाजो को पकड़ लिया, लेकिन वो कई कदम पीछे हटके। मुझे मत छुओ माता जी, मैं अब अछूत हूँ, क्योंकि अछूत की पत्नी हूँ। तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लाजवंती गुर्राई और उसकी माँ पीछे हटकी। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? सरदार ने कहा है कि इन्हें भी कैद कर दिया जाए और खुद इनका फैसला करेंगे वो। लाजवंती को भी इस वक्त तक इनके साथ ही बांध रखा जाएगा जब तक सरदार खुद आकर इनका फैसला न करे। हे भगवान, ये क्या हो गया? लाजवंती की माँ रोने लगी। और फिर जब लाजवंती और राणा सिंगा को भी उनके साथ ही बांध दिया गया तो मुझे किसी कदर इत्मीनान हुआ कि कम से कम इन लोगों को कोई फौरी खतरा नहीं है। अब मुझे इन लोगों की निगाहों से पोशीदा रहने का बंदोबस्त करना था और उसके लिए मैंने एक मुनासिब जगह तलाश कर ली। ये वो दरख्त था जो काफी घना था और जिसके नीचे कैदी बने हुए थे। ये न जाने कौन लोग थे। बहरहाल इससे ज्यादा महफूज और इन लोगों के नजदीक रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मैंने खुद को पत्तों में पोशीदा कर लिया। रोशनी फूट पड़ी और मैंने बंधे हुए लोगों को देखा। यकीनन राणा सिंगा के घर के लोग थे। लाजो भी इन्हीं के दरमियान मौजूद थी। तीनों बंधे हुए लोगों की बुरी हालत थी। न जाने कब से वो इस जगह बंधे हुए थे। दिन भर लोग इनके पास आते जाते रहे। शाम को इन्हें कुत्तों की तरह खाने के लिए गजा दी गई, जिसे राणा सिंगा और लाजवंती ने कबूल नहीं किया था। बाकी तीनों अफराद शायद बहुत ज्यादा भूखे थे। इन्होंने तकल्लुफ न किया और दी हुई चीजें खा ली। मुझे इनकी बेचारगी पर बहुत तरस आया था। फिर जब रात गहरी हो गई तो मैं दरख्त से नीचे उतर आया। सामने के अलाव की दूसरी जानिब कुछ लोग मौजूद थे जो अलाव को दहका रहे थे और यही इन बने हुए आदमियों के निगरां भी थे। मैं जब उनके सामने पहुंचा तो लाजवंती और राणा सिंगा मुझे देखकर शशतर रह गए। इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल सकी थी। वो आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। तब मैंने राणा सिंगा से कहा, मैंने कहा था ना राणा सिंगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इस वक्त भी मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। तुम यहां कैसे पहुंच गए? जिस तरह भी पहुंच गया, लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होना नहीं चाहिए था। अगर पिछली रात ही वो लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो मैं इन्हें बाज रखता। अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकेगा। तकदीर ने हमारा साथ नहीं दिया। लाजवंती रूंधी हुई आवाज में बोली। नहीं लाजवंती, तकदीर तुम्हारा साथ जरूर देगी। मैंने उसे दिलासा दिया और फिर राणा सिंगा से पूछा, ये लोग कौन हैं जो बंधे हुए हैं? मेरी बदनसीबी इन पर भी मुसल्लत हो गई है। इनमें 2 मेरे भाई हैं और तीसरे पिताजी हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऊंची जात के तंग दिल लोग मेरा बदला इनसे लेंगे। तुम्हारे घर की औरतों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं, घर में इन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। मेरी माताजी मर चुकी हैं, बस मेरे पिताजी और हम 3 भाई हैं और यही भगवान का शुक्र है कि हमें ऐसी किसी परेशानी का शिकार नहीं होना पड़ा। लेकिन ये लोग मेरी वजह से मुसीबत में फंस गए। नहीं भैया, हमें शर्मिंदा मत करो। भगवान की सौगंध, अगर तुम्हारे लिए जीवन चला जाए तो हमें जरा भी चिंता नहीं होगी। हम भी इंसान हैं और अपनी पसंद से जीना चाहते हैं। हम देखेंगे ये ऊंची जात के लोग हमें कब तक पीसते रहेंगे। उन बंधे हुए नौजवानों में से एक ने पुरअज़्म लहजा में कहा। मैंने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। नहीं मेरे दोस्त, तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज की रात तुम्हारी इस कैद की आखिरी रात होगी और उसके बाद मैं तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, मैंने कहा। राणा सिंगा बार बार मुझे ताज्जुब से देखने लगता था। तब उसने कहा, लेकिन तुम यहाँ पहुंच किस तरह गए? इन लोगों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? जो कुछ भी है राणा सिंगा, बस मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया था और फिर इस दरख्त पर चुप गया। ओह, तो क्या तुम सारा दिन यहाँ रहे हो? उसने पूछा। हाँ, तो तुमने कुछ खाया पिया भी ना होगा। ओह राणा सिंगा, इन बातों को छोड़ो। क्या तुम मेहमान नवाजी करना चाहते हो? मैं तुम्हारा मेहमान नहीं, निजात दहिंदा हूँ और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें इन ऊंची जात के लोगों से कैसे बचाता हूँ, मैंने कहा। राणा सिंगा गर्दन हिलाने लगा। अफसोस, मैं मजबूर हूँ। तुमने जो एहसान मुझ पर किया था इसका बदला भी नहीं दे सकता, उसने अफसोसनाक लहजा में कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब मैं चुपना नहीं चाहता था, लेकिन ये इत्तेफाक ही था कि रात में मुझे किसी ने नहीं देखा। हाँ, जब सुबह हुई तो मेरी मौजूदगी इन लोगों के लिए सख्त हैरानकुन थी जो अलाव के गिर्द मौजूद थे। वो दौड़ते हुए मेरे पास आ गए, लेकिन इनके चेहरे शदीद हैरत की तस्वीर बने हुए थे। वो मेरे चमकदार बदन और सुनहरे बालों को देख रहे थे। फिर इनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, तुम कौन हो महाराज, और इन नीच जातों के पास खड़े हुए क्या कर रहे हो? मैं इनका रखवाला हूँ और जहां से आया हूं वहां आसमान और जमीन एक दूसरे से मिल जाते हैं। तुम में से कौन सी आंख मुझे पहचान सकती? मैंने पुर्रौब लहजे में कहा और वो लोग हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या नाम है तुम्हारा? दूसरे ने सवाल किया। अजूरा पूर्णा, मैंने जवाब दिया। फिर इनमें से 2 आदमी शायद किसी को खबर करने दौड़ गए। जो लोग मौजूद थे वो अब भी ताज्जुब से मुझे देख रहे थे। फिर पहला आदमी बोला, मगर ये दोनों पापी हैं
और तरखानों के सरदार ने इनके मौत का फैसला किया है। इनके साथ ये भी मारे जाएंगे जो राणा सिंगा के नातेदार हैं। मैंने कहा ना कि मैं इनका रखवाला हूं, और तुम में से कौन है जो मेरी जिंदगी में इन्हें छूने की कोशिश भी करे? तुम कौन हो महाराज अजूरा पूर्णा, और क्यों इनकी रक्षा करना चाहते हो? बस मुझे आकाश से भेजा क्या है, और अगर तुमने मेरी बात न मानी तो जान लो कि मैं तुम्हारे लिए मौत बन जाऊंगा। आग, पानी और तुम्हारे ये हथियार मेरे ऊपर बेकार होंगे, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इन्हें खोल दो। ये तो हमसे ना हो सकेगा महाराज, मगर अभी राघव सिंह जी भी आएंगे। सरदार ने इन्हें इनके हवाले भी किया है। राघव सिंह एक पस्ता कामत और चमकीली आंखों वाला शख्स था। इसके चेहरे पर जख्मों के कई निशान थे और वो मुझसे मरऊब नहीं हुआ था। इनका फैसला सिर्फ सरदार ही कर सकता है, और उसने नया हुक्म भेजा है कि इन सबको अगन में भस्म कर दिया जाए। इन्होंने पाप ही ऐसा किया है, तो फिर आओ फैसला कर लें कि ये जिंदा रहेंगे या तुम लोग। मैंने आगे बढ़कर कहा, और इन्होंने तलवारें सोच ली। मैंने सोचा कि इन लोगों को बस मरऊब ही करना काफी है, इन्हें कत्ल करने से कोई फायदा नहीं, ये तो बस हुक्म के गुलाम थे। सो सबसे पहला वार राघव सिंह ने ही किया था मुझ पर, और उसने अपनी तलवार की काट आजमाई जो मेरे बदन पर चिमट गई थी, लेकिन उसे इस नाकामी पर यकीन नहीं आया। और बड़ा पुरजोश इंसान था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका जोश खत्म हो गया, और दूसरे उसकी मदद को ना बढ़े, क्योंकि राघव सिंह की नाकामी उनको समझ में ना आई थी। राघव सिंह पीछे हट गया और मैंने मुस्कुराते उसे देखा। इसके बाद क्या करोगे राघव सिंह? वो भी कर लो, और जो कहानियां आकाश से उतरती हैं तुम इनमें रद्दो बदल नहीं कर सकते। तो तुम में से कौन है जो मेरे साथ इस आग में चले? लेकिन देखो और मुझे पहचान लो कि इसके बाद मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैं आग की तरफ बढ़ गया, और जब मैं बुलंद होने वाले शोलों में दाखिल हुआ तो इनके हल्क से खौफ भरी चीखें निकल गई थीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं आग से वापस आया तो इनमें से बहुत से चीखते हुए भाग गए, और भला अब इनकी मजाल कहाँ थी कि वो मेरे हुक्म से सरताबी करते। खुद राघव सिंह थर थर कांप रहा था। इन्हें खोल दो, वरना तुम्हारी बस्तियों में आग ही आग सुलग रही होगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं। तब न सिर्फ इन सब को खोल दिया गया, बल्कि हमें हमारी मर्जी के मुताबिक घोड़े भी दे दिए गए, और हमने रुख बदल कर सफर शुरू कर दिया। और मैं तो सिर्फ तजिजिया करने वाला था प्रोफेसर, के माहौल की बदलती हुई कहानियां मुझे पसंद थी। भला मैं क्यों वापस जाता पीतव सिंह के पास, और मुझे इससे क्या दिलचस्पी थी जो अमाल करता सजा पाता कि यूं ही होता आया था। हाँ, राणा सिंगा, उसकी धर्म पत्नी लाजवंती और उसके दोनों भाई, उसका बाप मेरे साथ थे, और हम दूसरी राजधानी में दाखिल हो गए थे जहां इन्हें पनाह मिल गई। और जहां इंसान हो वहां हंगामों और वाकयात की क्या कमी। सो मैं इनके दरमियान उस वक्त तक रहा जब तक राणा सिंगा और लाजवंती की बेटी ने मुझे मामा कहना ना शुरू कर दिया। 4 साल गुजर चुके थे मुझे इनके दरमियान। फिर यूं हुआ कि एक दिन एक खूबसूरत लड़की फूल चुनती हुई मिली और मेरे पास आ गई। मैंने फूलों का एक हार बनाया है, और ये सोचा था मैंने कि जो भी मुझे अच्छा लगा उसकी गर्दन में ये हार डालूंगी। क्या ये हार तुम्हारी गर्दन में डाल दूं? उसके बाद क्या होगा? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। मैं अपने घर चली जाऊंगी, ऐसा तो मैं रोज करती हूँ। कल मैंने एक बड़े सुंदर बच्चे की गर्दन में हार डाला था, लड़की ने मासूमियत से कहा, और मैंने गर्दन झुका ली। मेरी गर्दन में हार डालकर वो खुशी से तालियां बजाने लगी और फूलों की टोकरी उठाकर चल पड़ी। सुनो, तो क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसे रोक कर पूछा। रूपकली, उसने मासूमियत से जवाब दिया, और प्रोफेसर मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा। मुझे एक और रूपकली याद आ गई जो खिलते ही मुरझा गई थी, वो जिसने मुझसे मोहब्बत का इकरार किया था, लेकिन जो पाक दामन थी, और इस तरह वो मुझे याद आती कि मैं उसके ख्याल को जहन से नहीं निकाल सका। मैंने सोचा कि उस रूपकली का हाल तो मालूम किया जाए, देखूं तो सही कि सितारों की पेशगोई किस दौर में दाखिल हो गई है। यूं भी मैं आवारा गर्द था, मेरी कोई एक मंजिल तो थी नहीं, मुझे तो नए जहां दरकार थे। चुनाचे मैंने खामोशी से सरहद पार की और मेरा घोड़ा तरखानों की हदूद से गुजरने लगा, लेकिन रास्ते मैंने ऐसे इख्तियार किए थे कि इनसे मुठभेड़ ना हो। और तवील अरसे के बाद मैंने वही दरिया पार किया जो किशन सिंह की हुकूमत और तरखानों के दरमियान से गुजरता था। दरिया पार करके मैं किशन सिंह के इलाके में दाखिल हो गया। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सोचा था। तवील अरसा गुजर गया था, न जाने किशन सिंह की हुकूमत में क्या तब्दीलियां आई हूं, लेकिन मैंने राजधानी का रुख करने के बजाय उस तरफ सफर किया था जहां पीतव सिंह ने वो महल बनवाया था जहां रूपकली रहती थी। रूपकली का महल दूर से नजर आया तो मैंने घोड़े की रफ्तार सुस्त कर दी। बेहतर यह है कि छुप कर उससे मिलूं, वरना पीतव सिंह को पता चल जाएगा कि मैंने रूपकली से मुलाकात की है और मुमकिन है वो मुझसे बदगुमान हो जाए। चुनाचे मैंने महल से इतनी दूर रहकर कि किसी को नजर न आ सकूं रात होने का इंतजार किया, और जब खूब तारीकी हो गई तो खामोशी से महल की तरफ बढ़ गया। बाहर चंद पहरेदार गश्त पर थे। इनके घोड़े महल की फसीलों के साथ साथ दौड़ रहे थे, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर थी कि महल में दाखिल होने का मौका मिल जाए
और बेशक फसीलें नाकाबिले अबूर थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। सो मैं एक कमजोर जगह देखकर उस वक्त महल में दाखिल हो गया जब पहरेदार वहां मौजूद नहीं थे। अब रूपकली की तलाश थी और मेरी ख्वाहिश यही थी कि कोई मुझे ना देख सके, और इसके लिए मुझे शदीद एहतियात बरतना पड़ी। लेकिन ख्वाबगाह में दाखिल होने के लिए मुझे एक मुश्किल जगह अपनानी पड़ी थी। तहम मैं अंदर पहुंच गया। ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था और रूपकली एक हसीन मसहरी पर सो रही थी। महल की खूबसूरती काबिले दीद थी। ख्वाबगाह में रंगीन शीशों में मचलें रोशन थीं और कोसों कज़ा के ये रंग कोमल रूप के कोमल बदन को चूम रहे थे। उसके हुस्न को कोई गहन नहीं लगा था। उसके रुखसारों पर जिंदगी तहरीर थी और उसके होंठों पर कोई हसीन ख्वाब मचल रहा था। उसके सोने का मस्तकुन अंदाज दिल में हलचल मचाने के लिए काफी था। मैं उसे देखता रहा, फिर मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और ये अंदाजा लगाने के बाद कि वो अंदर से बंद है, वापस रूपकली के पलंग के पास पहुंच गया। मैंने आहिस्ता से उसे आवाज दी और उसकी नींद कच्ची थी, चुनाचे वो मेरी पहली आवाज पर ही जाग गई और चौकन्ना निगाहों से चारों तरफ देखने लगी। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और वो बुरी तरह सहम गई। ना तो मैं पहले कभी तुम्हारे लिए बुरा साबित हुआ हूं रूपकली, और ना किसी बुरे इरादे से इस वक्त तुम्हारे पास आया हूं, मैंने दिलासा देने वाले अंदाज में कहा। रूपकली तड़प कर उठ बैठी। उसने सबसे पहले अपना लिबास दुरुस्त किया था। मैं महाराज पूर्ण, उसके हल्क से बमुश्किल तमाम आवाज निकली। शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया रूपकली। आप यहाँ कैसे आ गए पूर्ण जी? अब यहाँ कैसे आ गए? पहरेदारों से आपने क्या कहा? वो पीतर सिंह को बता देंगे। वो मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा रूपकली, तुम्हारी खबर लेने आ गया हूँ। किसी ने भी नहीं देखा? हाँ, किसी ने भी नहीं देखा, मुझे यकीन है, लेकिन कोई देख भी सकता है। यहाँ सब मेरे हमदर्द हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए दुखी हैं, लेकिन अगर किसी ने पीतर सिंह को बता दिया तो वो सहमी हुई थी। तुम उसकी फिक्र मत करो और इत्मीनान से बैठो, आखिर मैं भी तो कोई हैसियत रखता हूँ, मैंने कहा। और वो मेरी सूरत देखने लगी। देखती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दूसरे लम्हे उसने इन आंसुओं को पी लिया था। पिताजी कैसे हैं? ठीक होंगे, मैं भी उनसे नहीं मिला। मैं इस राजधानी में नहीं था, क्या वो तुमसे मिलने नहीं आए? कभी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, वो सिसकी सी लेकर बोली। और पीतर सिंह, वो भी कभी नहीं आए। उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी की शक्ल नहीं देखी, पर सुना है कि किशन सिंह महाराज के देहांत के बाद वो राजा बन गए। पीतर सिंह? मैंने चौंक कर पूछा और उसने गर्दन हिला दी। किशन सिंह का देहांत कब हुआ? अब तो 2 बरस बीत गए। बीमार हुए थे, मर गए। ओह, नई खबर है मेरे लिए। तुम इस वक्त से इस पिंजरे में कैद हो? मैंने पूछा और उसने मासूमियत से गर्दन हिला दी। कब तक कैद रहोगी रूपकली? तो क्या करूं महाराज? उसने बेबसी से पूछा। यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? मैंने कभी निकलने की तो सोची भी नहीं पूरन जी। निकल कर जाऊंगी कहाँ? ये घर मुझे मेरे पति ने दिया है। पति का घर आखिरी मंजिल होता है, मैं मंजिल तो नहीं छोड़ूंगी ना। क्या तुम्हारे दिल से बदले का ख्याल निकल गया? मैंने पूछा और वो किसी सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, एक ही आशा तो है जीवन में, जो कहा है वो पूरा कर दिखाऊं, मगर भगवान ने शायद ये मेरे भाग में नहीं लिखा। वो एक बार भी तो मेरे पास नहीं आए। पूरे जीवन में सिर्फ एक बार वो मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ली। इनकी ये आशा पूरी हो जाए पूरन जी तो वो हसरत से बोली और उसके चेहरे पर इंतकाम के साए लहराने लगे। रूपकली, औरत होने की हैसियत से तुमने कभी कोई दूसरी बात सोची? तुम्हारे दिल में कोई और एहसास तो नहीं जागा? मुझे माफ करना, मैंने ऐसी बात पूछ ली है जो कोई दूसरा नहीं पूछ सकता था, लेकिन मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं है। आप महान हैं पूरन जी, मैं जानती हूँ, मगर आपने एक ऐसी बात पूछी है जो हिंदू नारी के लिए अजनबी है। हम लोग जीवन में एक बार जिस नाते से बंधते हैं, सारा जीवन उसके साथ गुजार देते हैं। वो नाता हमारे लिए जीवन मरण का नाता होता है। कोई बुरी बात हम सोच भी नहीं सकते। पूरन महाराज पर मन की सबसे बड़ी आशा है कि हमने जो कुछ कहा है उसे पूरा कर दिखाएं। भगवान हमें एक बार मौका दे दें, बस सारे जीवन में एक बार। रूपकली की आंखें ख्वाबनाक हो गई। मैं गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। किरदार का ये रुख मुझे बहुत पसंद आया था प्रोफेसर, और मैं सितारों की चाल के बारे में सोचने लगा। फिर मैंने पूछा, यहाँ मौजूद पहरेदार तुम्हारे दोस्त और हमदर्द हैं? हाँ, सारी की सारी औरतें हैं, मर्द एक भी नहीं रखा है पीतर सिंह महाराज ने। ओह, क्या वाकई? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ पूरन जी, पहरेदार भी औरतें ही हैं। हाँ महाराज, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, ये औरतें भी मर्द समान हैं, सारे काम बड़ी चौकसी से करती हैं। रूपकली हंस कर बोली। एक बार तुमने मुझसे भी तो प्रेम की बात कही थी रूपकली, मैंने अचानक कहा, और रूपकली के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। इस अचानक सवाल पर वो हैरान हो गई थी, मगर फिर इसकी आंखों में उदासी से मिटाई। कही थी महाराज, मगर उस समय की बात थी, वो हमारी भूल थी, हम उस पर हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ रूपकली, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने पूछा और उसने गर्दन झुका ली।
चंद सांस सोचने के बाद बोली, पीतर सिंह जी आपके मित्र हैं महाराज, अगर हो सके तो उनसे हमारा दोष माफ करा दें, वो हमें क्षमा कर दें। अगर ये ना हो सके तो शर्म की वजह से वो जुबान पर कोई हर्फ न ला सकी, लेकिन मैं उसका मतलब समझ गया था। तब मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा,